हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 12th का सिलेबस। ठीक है ना। 12th आरबीएससी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली यूनिट है आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब देखिए यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहला वर्ड आ जाता है आपका रिप्रोडक्शन। उसका मतलब समझ लीजिए। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है यहां पर जनन। जनन किसे कहते हैं? तो जनन से अभिप्राय जनक द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना, है ना। संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पर सामान्यतः हम बात करेंगे भाई जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। और देखें जनन के प्रकार में कि जनन कितने प्रकार का है। यहां पर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन आपको एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, सारे जीवों के अंदर। तो देखें, एक आ जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में डिफरेंस क्या है? कौन से ऐसे इवेंट या घटनाएं हैं जो अलैंगिक जनन में होती है तो लैंगिक में नहीं, और लैंगिक में होती है तो अलैंगिक में नहीं? इस प्रकार के बिंदुओं को यहां पर अपन स्टडी कर रहे हैं। तो देखें कि सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर आ जाता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है। यहां पर हमेशा आपको क्या मिलेगा? अलैंगिक जनन में एक जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है ना। लेकिन यहां एक, या फिर आप कह सकते हैं दो विपरीत लिंग युक्त जनक, या तो एक होगा तो वो बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा, और दो अलग अलग हैं तो वो दोनों अलग अलग एक समान लिंग के नहीं हो सकते हैं। यानी दोनों मेल नहीं हो सकते, दोनों फीमेल नहीं होंगे, बल्कि एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, एक नर होगा तो दूसरा मादा होगा। तो एक या दो विपरीत लिंग युक्त जनकों की उपस्थिति में अगर जनन होता है तो उसे आप लैंगिक जनन में इंक्लूड करते हैं, और यहां पर केवल और केवल एक ही जनक होगा। दूसरा हम यहां पर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। और युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। युग्मक जनन से अभिप्राय क्या है? युग्मकों का निर्माण। ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये यहां पर प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, उपस्थित भी हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखें लैंगिक जनन के अंदर हमेशा गैमेटोजेनेसिस, लैंगिक जनन जो है वो सदैव क्या होगा? उपस्थित होगा। विदाउट गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की अनुपस्थिति में कभी भी लैंगिक जनन संभव नहीं है। तीसरी बात करें, अगर युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान में रखें फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन
और निषेचन से अभिप्राय है यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का संलयन। अब देखिए इस युग्मकों का संलयन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हमेशा क्या मिलेगी, ऑलवेज एब्सेंट, हमेशा अनुपस्थित मिलेगी। कभी भी अलैंगिक जनन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन हम यहीं पर बात कर लें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान में रखना है फर्टिलाइजेशन क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। अब फर्टिलाइजेशन है तो आपको ध्यान में रखना है इसका रिजल्ट यानी जाइगोट, तो यहां पर आपको जाइगोट कभी नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट एब्सेंट होता है, युग्मनज अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात करें तो यहां पर युग्मनज या फिर जो जाइगोट है आपका, ये जाइगोट हमेशा क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। अलैंगिक जनन के अंदर कभी मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस एब्सेंट, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित। जबकि यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको मियोसिस हमेशा क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा, उपस्थित मिलेगा। अगर मियोसिस एब्सेंट है तो आप याद कीजिए सेल डिवीजन को, जहां हमने स्टडी किया था मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट का फर्दर एक इवेंट जिसे अपन कहते हैं पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में होने वाली प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए। तो अगर यहां पर मियोसिस ही नहीं है तो क्या यहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी, ध्यान में रखें वेरिएशन यानी विभिन्नता यहां पर आपको क्या मिलेंगी, एब्सेंट मिलेंगी। और लैंगिक जनन के अंदर आपको वेरिएशन प्रेजेंट मिलेंगी, वेरिएशन उपस्थित मिलेंगी। और इन्हीं वेरिएशन के आधार पर आप बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली संतति आपस में व जनक से कैसी होती हैं, भिन्न होती है। कारण मियोसिस की उपस्थिति और वेरिएशन की उपस्थिति। तो उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं वो आपस में भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, और जनक से भी क्या होंगी, अलग होगी। इसका एक अपवाद भी मैंने आपको बता रखा है, याद हो तो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिन्हें आइडेंटिकल ट्विंस या एक युग्मजी यमज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका अपवाद है, ध्यान में रखें। इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन आप ध्यान में रखें क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस उसके क्या है, अपवाद है। और यहां पर देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली जो संतति है वह जनक के समान होती है। कैसी होती है, जनक से हूबहू समान होती है। इसीलिए हम इन संततियों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। नॉर्मली बनने वाली संततियां क्लोन, और अगर मैं कहूं माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ये पॉइंट ध्यान में रखना, इसी चैप्टर में आगे आने वाला है, इसी पोर्शन में आगे आने वाला है ना। माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन की एक टेक्निक है जिसमें पादप के एक टुकड़े को लेकर कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है, और बनने वाले सारे जितने भी पादप हैं वो बिल्कुल अपने जनक पादप के समान होते हैं। उन पादपों को वहां पर सोमा क्लोन कहते हैं। तो ये दो टर्म्स आपकी यहां पर क्लियर हो जाती हैं। एक आप ध्यान में रखें क्लोन, और दूसरी आपको ध्यान में रखनी है सोमा क्लोन। तो हमने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, हमने अभी खाली एक शब्द का मतलब समझा है, रिप्रोडक्शन। चैप्टर तो क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म तक पहुंचे नहीं है। एंजियोस्पर्म की बात तो अब करेंगे हम।
अब हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, है ना। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो देखें, एंजियोस्पर्म को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। एक आ जाता है आपका एंजियो और दूसरा जाता है स्पर्मा या स्पर्म, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड या फिर आप कह सकते हैं इसको आवृत। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ या आवरण युक्त, है ना। और सीड का मतलब यहां पर आ जाता है बीज, यानी ऐसे पादप जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है उन्हें हम किस में रखते हैं, आवृत बीजों में रखते हैं। तो ध्यान में रखें, आवरण युक्त बीज रखने वाले पादप क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पादप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए, इसका एक स्पेसिफिक या इसका एक विशिष्ट लक्षण है जिसको सबसे पहले आरबीएससी के अंदर बताया हुआ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है, और जो पीढ़ी एकांतरण है, यह पीढ़ी एकांतरण दो पीढ़ियों के मध्य होता है। एक पीढ़ी होती है आपकी स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद, और दूसरी पीढ़ी होती है आपकी गैमेटोफाइट या फिर आप इसको कह सकते हैं युग्मकोद्भिद। तो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी का लगातार क्या चलता रहता है, एकांतर रूप में चक्रण चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। देखें पीढ़ी एकांतरण के बारे में क्या क्या पॉइंट्स यहां पर हैं। तो इनिशियली हम बिल्कुल बेसिक लेवल में कुछ पॉइंट्स को ही यहां स्टडी कर रहे हैं, लास्ट में पीढ़ी एकांतरण को डिटेल से स्टडी किया जाएगा फर्दर। देखिए, स्पोरोफाइट की बात करें, अगर हम बीजाणुद्भिद की बात करें तो देखिए बीजाणुद्भिद जो है वो एक डोमिनेंट यानी प्रभावी, लॉन्ग लिव्ड यानी दीर्घजीवी, और वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित अवस्था है। कौन सी पीढ़ी है, किस प्रकार की पीढ़ी, किस प्रकार की अवस्था है, प्रभावी है, दीर्घजीवी है, सुविकसित है। साथ में आप कह सकते हैं स्पोरोफाइट यहां पर एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड होने के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, स्वपोषी होता है। एवं यह जो स्पोरोफाइट है यह तीन भागों में विभेदित होता है, रूट, स्टेम और लीव्स, जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर गैमेटोफाइट जनरेशन की, तो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो अप्रभावी होती है, अल्पजीवी होती है और अपहासित प्रकार की होती है। एवं साथ में इसकी गुणिता और प्लॉइडी की बात करें तो कैसी होती हैं, ये होती हैं हैप्लॉइड। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप कौन होते हैं, गैमेटोफाइट। इट मींस गैमेटोफाइट जो है वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर रहते हैं, और इन्हीं गैमेटोफाइट से फर्दर किसका फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से एक पादप के संपूर्ण जीवन काल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में एकांतरण चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, कि भाई जो आवृत बीजी पादप हैं उनमें जनन कितने प्रकार का होता है और किन किन विधियों के माध्यम से होता है। देखें कि जो आवृत बीजी पादप हैं उनमें आपको दो प्रकार का जनन देखने को मिलता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक मिलता है आपको अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। क्लियर। तो यहां पर आपको देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको आवृत बीजी पादपों में देखने को मिलता है। दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म, दोनों के अलग अलग टाइप्स, दोनों के अलग अलग मेथड आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और इस पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी मेथड आ जाते हैं वो सारे मेथड मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट के अंदर लिख दिए हैं। सारे मेथड जितने भी आ जाते हैं, इससे क्या, ये आपका पूरा जो फ्लो चार्ट है, इससे आप इस टॉपिक को क्विकली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो यहां पर मैं खाली इन टर्म्स को बता रहा हूं, इनको फर्दर अपन वापस
क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन आवृतबीजी पादपों में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी जिसे हिंदी में कहते हैं हम अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज का या भ्रूण का विकास होना क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता। डिटेल से स्टडी करेंगे, एक सिंगल डेफिनेशन है इसके अंदर, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। दूसरी विधि है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर आवृतबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के कितने प्रकार, 2 प्रकार हैं। पहला एगैमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता, और दूसरा आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए कायिक प्रवर्धन जो है वो आवृतबीजी पादपों में कितने प्रकार का, तो यहां पर 2 प्रकार का आपको देखने को मिलता है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम प्रकार का कायिक प्रवर्धन। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए प्राकृतिक जो है वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, तो बाय रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के माध्यम से और जननांगों के माध्यम से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक का मतलब आप यहां पर ध्यान में रखें कि ऐसी विधियां जिनका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी विधियां जो मानव द्वारा विकसित नहीं की गई हैं, वो सारी विधियां किसमें आ जाती हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आ जाती है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आ जाती है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में आपको ध्यान में रखना है कि ये वो विधियां हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखें, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कितने प्रकार हैं यहाँ पर, 3 प्रकार हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग की बात करें तो कटिंग में फर्दर वापस 2 विधियां दे रखी हैं आपके सिलेबस में, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, है ना, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग जिसको अपन कहते हैं। लेयरिंग में भी 2 विधियां दी हुई हैं, ध्यान में रखें, एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग, ठीक है ना, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। माउंड लेयरिंग को टीला दाब विधि और एयर लेयरिंग को वायुदाब विधि के नाम से जाना जाता है। और जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, यह ग्राफ्टिंग को फर्दर आप 4 प्रकारों में क्लासिफाइड कर सकते हो, और वो 4 प्रकार कौन कौन से, विप ग्राफ्ट, वेज ग्राफ्ट, क्राउन ग्राफ्ट और बड ग्राफ्ट। इट मीन्स जिह्वा रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण और कलिका रोपण। तो यानी रोपण की जो प्रक्रिया है उसके ये 4 प्रकार दिए हुए हैं। तो पूरा चैप्टर इस चार्ट के अंदर आ जाता है कि भैया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आवृतबीजियों में वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक एगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में स्टेम के द्वारा हो सकता है, रूट के द्वारा हो सकता है, लीव्स के द्वारा होता है, और जननांग जैसे बुलबिल्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी यहां पर कायिक प्रवर्धन हो सकता है बहुत सारे पादपों में। आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल में मानव निर्मित विधियां हैं, वाणिज्यिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर पादपों को बनाने के लिए, उत्पादित करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है ना। तो कितनी तरह की हैं, 3 तरह की है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब कर्तन, यानी काट कर बो देना, वो क्या कहलाता है, कटिंग। लेयरिंग में एक पादप के किसी भाग को काटे बिना उसी के ऊपर नए प्लांट को क्या करवाना, डेवलप करवाना, लेयरिंग में आ जाता है। और ग्राफ्टिंग में 2 भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को संयोजित करके और एक वांछित लक्षण युक्त नए पादप का क्या करना, निर्माण करना। तो कटिंग 2 टाइप की है आपकी, लेयरिंग में फर्दर 2 टाइप के आ जाते हैं, टीला दाब विधि और वायुदाब विधि। और जो ग्राफ्टिंग है वो आपकी 4 प्रकार की हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिह्वा रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण, और लास्ट आ जाता है कलिका रोपण।
अब हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंजियोस्पर्म में वो कितने प्रकार का बताया था, मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था। एक था एगेमोस्पर्मी और दूसरा था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। कितने मेथड थे? 2 मेथड। पहला था आपका एगेमोस्पर्मी और दूसरा था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो कितने मेथड हो गए आपके पास में? 2 मेथड। हम बात करेंगे यहां पर पहले मेथड की। तो ये देखिए पहला मेथड में एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी, खाली एक लाइन की डेफिनेशन है, इस वर्ड में ही आंसर है। तो देखें हम इस शब्द को तोड़ देते हैं, कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में हम तोड़ रहे हैं। देखिए ए प्लस गैमो प्लस स्पर्मा, है ना। ए प्लस गैमो प्लस स्पर्मा। अब देखिए यहां पर ए का मतलब एब्सेंट, अनुपस्थित। गैमो का मतलब यहां पर आ जाता है गैमेट फ्यूजन, है ना, यानी फर्टिलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और स्पर्मा का मतलब यहां पर है सीड फॉर्मेशन, सीड या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रियो। तो सीधा सा यहां पर बन जाता है आपका एगेमोस्पर्मी का मतलब, एगेमोस्पर्मी का मतलब होता है निषेचन की अनुपस्थिति में, निषेचन की अनुपस्थिति में बीज या भ्रूण का विकास, है ना। निषेचन की अनुपस्थिति में बीज या भ्रूण का विकास होना, उनका निर्माण होना क्या कहलाता है? एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता हम इसे कहते हैं। तो पहला प्रकार था आपका एगेमोस्पर्मी। दूसरी बात कर लेते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा टाइप आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। अब देखें सिंपल सा और बेसिक सा फंडा है, यहां पर प्रोपगेशन हो रहा है, प्रवर्धन हो रहा है। किसका हो रहा है? तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का। तो यहां पर भी सीधा सा कंसेप्ट बन जाता है कि पादप के कायिक भाग के प्रवर्धन से नए पादप का क्या होना? निर्माण होना। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब पादप के कायिक भाग कौन कौन से हैं? तो सामान्यतः देखें कि यहां पर जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट की फॉर्म में आपको यहां पर मिलते हैं जड़, तना और पत्ती। मुख्यतः क्या? जड़, तना और पत्ती, है ना। रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने को मिलती है। तो जड़, तना और पत्ती, ये तीनों की तीनों कैसे हैं? वेजिटेटिव पार्ट हैं। किसके? प्लांट के। अब देखें कि ये जो वेजिटेटिव पार्ट है, अगर इनको लेकर जमीन में बोया जाए और उनसे नए पादप का निर्माण हो जाए तो उसे आप कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन यहां पर एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया हुआ है बुक के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल, और प्रोपेग्यूल का मतलब होता है प्रवर्ध। प्रवर्ध का मतलब पादप का वह भाग जिसका उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया गया हो। पादप का वह भाग जिसका उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। इट मीन्स अगर आप तने को लेकर और तने के टुकड़े को लेकर अगर आप उगा रहे हो तो वो तने का टुकड़ा क्या हो गया?
प्रोपेग्यूल हो गया। अगर आप जड़ के टुकड़े को लेकर जमीन में बो रहे हो तो वो क्या हो गया, प्रोपेग्यूल। अगर आप किसी पत्ती को लेकर उगा रहे हो, नया प्लांट डेवलप करवा रहे हो पत्ती के टुकड़े से, तो वो जो लीफ का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, प्रोपेग्यूल हो जाएगा। अब ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फर्दर कितनी कैटेगरी में, तो 2 कैटेगरी में हमने यहां पर क्लासिफाइड किया है। एक आ जाता है नेचुरल और दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। पहला मेथड हमने स्टडी किया है गेमोस्पर्मी, दूसरा आ जाता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 कैटेगरी आ जाती है, एक आ जाता है नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। पहले हम स्टडी कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, इसके बाद में स्टडी कर लेंगे अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखें, ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कितनी विधियां हैं इसकी, 4 विधियां, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स और बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहला मेथड आ जाता है आपका बाय स्टेम, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। तो ध्यान में रखें कि तने के किसी भाग को अगर काट कर और जमीन में बो दिया जाए, है ना, मृदा में बो दिया जाए, बोने से नए पादप का अगर निर्माण हो जाता है तो वो एक तरीके से क्या हुआ, यहां पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। लेकिन शर्त क्या है, यहां पर ध्यान में रखें कि तने के द्वारा हो, स्टेम के द्वारा हो, लीफ के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, यहां पर आपको ध्यान में रखना है किसकी उपस्थिति, अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति अनिवार्य है। किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, अपस्थानिक कलिका। वेजिटेटिव यहां पर आप एडवेंटिटियस बड आप कह सकते हैं, एडवेंटिटियस बड की उपस्थिति यहां पर अनिवार्य है। उनकी उपस्थिति में ही नए पादप का क्या होगा, निर्माण। पादप के वे भाग, अर्थात यहां पर अगर स्टेम की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें, तने का वह भाग जहां अपस्थानिक कलिका अनुपस्थित है और उसे काटकर यदि आपने जमीन में बोया, नए पादप का निर्माण नहीं होगा। इट मीन्स नए पादप के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान में रखें यहां पर नए पादप के निर्माण के लिए उस तने के टुकड़े में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति अनिवार्य है। अब देख लेते हैं यहां पर कि जो स्टेम है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो आपने 2 तरीके के मॉडिफिकेशंस को स्टडी किया है मॉर्फोलॉजी में, एक तने का भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं वो, और एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन या सब एरियल स्टेम्स जिनको कहते हैं। तो देखें, हम यहां पर बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो भूमिगत तने हैं उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो देखिए, इसमें 4 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कंद, प्रकंद, गणकंद और शल्ककंद, जिन्हें इंग्लिश टर्म भी मैंने यहां पर लिख रखी है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब के नाम से जाना जाता है। कंद में आ जाता है आपके आलू, प्रकंद में आ जाते हैं आपके अदरक, हल्दी, गणकंद में आ जाता है आपका अरबी और शल्ककंद में आ जाते हैं आपके प्याज और लहसुन। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझे कि जैसे मैंने यहां पर बताया है ये पोटैटो, ठीक है ना, ये आलू का डायग्राम है। इस आलू में आपको देखो बहुत सारी ये पर क्या दिखती है, ये आंखें, है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं या फिर अपन इन्हें आंखें बोलते हैं। आलू के ऊपर छोटी छोटी सी क्या होती है, आंखें होती हैं। वर्षा ऋतु में इन आंखों से छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की, हरे रंग की कलिका रूपी संरचना निकल के आ जाती है ना घर में। तो देखें, अगर हम आलू के इस भाग को काट कर और अगर हम जमीन में बो देते हैं तो जमीन में बोने पर आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, एक आलू का प्लांट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा।
इस प्रकार से। तो ध्यान में रखें कि पोटैटो यानी आलू के अंदर वो भाग जहां अपस्थानिक कलिका उपस्थित है उस भाग को काट कर अगर आपने जमीन में बोया तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर कि अपस्थानिक कलिका विहीन भाग को अगर हम काट कर बोते हैं तो नए पादप का निर्माण यहां नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन सब के अंदर आपको इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से दूसरी बात कर लेते हैं सब एरियल स्टेम की। तो सब एरियल स्टेम में आपको ध्यान में रखना है रनर, स्टॉलन, सकर्स और ऑफसेट, ये 4 संरचनाएं आ जाती हैं, यानी ऊपरी भूस्तरीय, अंत भूस्तरीय और भूस्तरिका, जिनमें भी कायिक प्रवर्धन की क्या होती है, अपार क्षमता। दूब घास देखें, स्ट्रॉबेरी देखें, पुदीना देखें, जलकुंभी देखें, इन सब के तने में कायिक प्रवर्धन की कैपेसिटी होती है, कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है। तो ये तो थी बात किसकी, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं रूट के द्वारा। तो सेम यहां पर आ जाता है कि जब हम जड़ के टुकड़े को जमीन में बो देते हैं, है ना, जमीन में बोते हैं और उससे नया प्लांट अगर डेवलप हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस कहलाएगी। इसके एग्जांपल आपको नीम, चमेली और शीशम जैसे पादपों के अंदर रूट के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन कई पादपों में यह जो रूट है यह फूल कर एक ट्यूबरस फॉर्म में, एक कंद की फॉर्म में यहां पर डेवलप हो जाती है। तो देखें इस प्रकार की जड़ों को हम ट्यूबरस रूट या कंदिल मूल के नाम से जानते हैं। और इन कंदिल मूलों में क्या अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति आवश्यक है। और सेम जैसे मैंने आपको अभी किस में बताया, जैसे मैंने अभी आपको आलू के बारे में बताया, सेम वैसा हो जाएगा कि अगर ये कंदिल मूल अपस्थानिक कलिका युक्त है और इसके भाग को काट कर अगर मृदा में बोते हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके एस्पेरागस, डहेलिया और स्वीट पोटैटो या शकरकंद जिसको कहते हैं। इसमें यहां पर देखें ये एग्जाम्पल आपका यहां पर बता रखा है डहेलिया का। और डहेलिया में देखें आपको यहां पर बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें देखने को मिल रही हैं, अपस्थानिक जड़ें, यानी इन जड़ों युक्त भाग को काट कर अगर अपन पुनः जमीन में बोते हैं तो इनसे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये थी बात आपकी कौन सी, बाय स्टेम और बाय रूट। तीसरा मेथड आ जाता है बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। अब देखिए लीव्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो एक बहुत फेमस या कह सकते हैं फंडामेंटल एग्जांपल की फॉर्म में हम हर जगह स्टडी करते हैं ब्रायोफिल्म को। लेकिन यहां पर भी आपको 2 कैटेगरीज ध्यान में रखनी है। क्या, यदि किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित हो या फिर आप कह सकते हैं पर्णशिरा की सतह या पर्णवृंत में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति, यानी पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया हो तो रही है लेकिन यहां पर भी प्लांट्स को अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति के आधार पर कैटेगराइज किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है कि ऐसे पादप जिनकी पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित हों, पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिका, और या फिर आप दूसरे कह सकते हैं कि पर्णशिरा की सतह या पर्णवृंत में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति हो। तो देखें यहां पर कि जैसे ये एग्जाम्पल आ जाता है आपका इसमें पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म में देखें आप, ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो मैं गोले से आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे है ना,
ये सारी की सारी किनारे पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं हैं। अगर इनमें से किसी भी एक भाग को काट कर जमीन में बोया जाए तो उससे नया पादप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्क इतना सा है कि अपस्थानिक कलिकाएं कहाँ उपस्थित हैं, पत्ती के किनारे पर, पर्ण के किनारे पर उपस्थित है। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। दूसरा आ जाता है कि यदि पत्तियों के पर्ण शिरा की सतह या पर्ण व्रंत में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति है। तो देखें ये पर्ण की बहुत सारी शिराएं हैं, है ना, जैसे ये शिरा हो गई, ये शिरा हो गई, ये शिराएं हो गई। इस प्रकार से यहां पर आपको बहुत सारी शिराएं देखने को मिलेंगी। इन शिराओं के सतह पर, है ना, सरफेस पर अगर कोई क्या लगी हुई है, अगर कोई अपस्थानिक कलिका डेवलप होती है और हम इस पोर्शन को यहां से काट कर अगर जमीन में बोते हैं तो ये अपस्थानिक कलिका देखें, ये जितने भी मैं राउंड कर रहा हूं ये कौन सी है, पर्ण शिरा की सतह। और पर्णव्रत देखें, पर्णव्रंत पर भी आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं, अपस्थानिक कलिकाएं देखने को मिल रही हैं। अगर इनको हम जमीन में बोते हैं तो इनसे भी नया प्लांट डेवलप होता है, नए पादप का विकास हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका बिगोनिया। यानी पर्ण शिरा की सतह और पर्णव्रंत में अपस्थानिक कलिकाएं किसमें देखने को मिलती हैं, तो बिगोनिया में देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं किनारे पर आपको अपस्थानिक कलिकाएं किसमें देखने को मिलती है, तो ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं, लास्ट आपका जो चौथा मेथड आ जाता है बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जनरली मैंने पहले भी कहा कि जननांगों के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जननांगों के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, परंतु यहां पर देखें कि इन जननांगों में अगर युग्मक जनन, निषेचन जैसी प्रक्रियाएं संपन्न ना हो और इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर हो जाते हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें कि सामान्यतः पादप जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है, जनन काल में प्रवेश करता है, तो जो उसकी शीर्षस्थ कलिका है उसके स्थान पर उसमें पुष्प कलिका का क्या हो जाता है, निर्माण। और अगर फ्लावर डेवलप हुआ, पुष्प का निर्माण हुआ, तो उस पुष्प के माध्यम से आवृत बीजी पादप लैंगिक जनन को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए तो हम आवृत बीजी पादपों को क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादपों को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादप। तो यहां पर आप ध्यान में रखें कि यहां पर पुष्प कलिका नहीं बनती, बल्कि पुष्प कलिका के स्थान पर बुलबिल का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर पत्र कलिका का निर्माण हो जाता है। ये जो पत्र कलिकाएं हैं ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ध्यान में रखें किस प्रकार की संरचना है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है इसमें आपको ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर या पत्र कलिकाएं, बुलबिल जब अपने जनक पादप से, पेरेंट प्लांट से पृथक होकर भूमि पर गिरती है ना, नीचे की तरफ गिरती है, तो ये फर्दर एक नए प्लांट का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। इसलिए हम यहां पर बता रहे हैं बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस किस किस में होती है। तो देखिए अगेव और डायोस्कोरिया में आपको ये देखने को मिलता है। अगेव जिसे रामबांस के नाम से भी जाना जाता है, डायोस्कोरिया का मतलब रतालू के अंदर। तो ये दोनों के एग्जाम्पल हैं। यहां पर देखें ये रहा आपका, ये अगेव का एग्जाम्पल है ना, और ये है आपका डायोस्कोरिया, ठीक है ना। तो डायोस्कोरिया में यहां पर देखिए आप, ये बुलबिल का निर्माण हुआ और ये पूरा का पूरा एक सिंगल बुलबिल है। मैंने प्लांट का फॉर्मेशन यहां पर, प्लांट का डायग्राम नहीं बताया, केवल और केवल यहां पर बुलबिल का डायग्राम बताया है अगेव के। तो ध्यान में रखें, तो यहां पर हमने स्टडी किया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो 4 मेथड है उनको, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स एंड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कि
आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप हो। उन सारे मेथड्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? आर्टिफिशियल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखें ये सारी की सारी विधियां मानव निर्मित विधियां हैं और इन विधियों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर या वाणिज्यिक स्तर पर काफी बड़े पैमाने पर बहुत सारे पादपों के निर्माण के लिए किया जाता है। देखें हमने चार्ट के अंदर भी स्टडी किया था कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? एक था आपका कटिंग, दूसरा था आपका लेयरिंग और तीसरा था ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग यानी कर्तन, काटना। लेयरिंग का मतलब दाब लगाना और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण। हम सबसे पहले मेथड की बात कर लेते हैं यहां पर कटिंग। कटिंग का मतलब होता है सीधा सा कर्तन या काटना। क्लियर? और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कटिंग में मूल या तने के टुकड़े को काट कर जमीन में बो देना बिना किसी अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति के। यहां पर अपस्थानिक कलिका की जो उपस्थिति है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में रखें आप कि मूल व तने के टुकड़े को अगर काट कर हम जमीन में बो रहे हैं और उससे अगर नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? कटिंग या कर्तन कहते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का होता है, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। स्टेम कटिंग के अंदर यदि तने के टुकड़े को काटकर, यदि तने के टुकड़े को काटकर जमीन में बो दें और उससे बो देने से नया पादप अगर विकसित हो जाता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? स्टेम कटिंग हो जाएगा। और इसी प्रकार का स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यदि मूल के टुकड़े को, है ना, जड़ के टुकड़े को काटकर भूमि में बो दिया जाए और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाए तो वो आपका रूट कटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान में रखें आप कि स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल है गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगनवेलिया। क्लियर? और रूट कटिंग के एग्जाम्पल है नींबू, अमरूद, सेब और चेरी। यहां पर एक छोटी सी चीज और दी हुई है आपकी, फैक्टर अफेक्टिंग, कि रोपण की प्रक्रिया को या स्टेम कटिंग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना। तो कटिंग को अपन ले लेते, कॉमन सी बात है फैक्टर अफेक्टिंग। यहां पर देखें तो प्रवर्ध की लंबाई, ये आप जो कटिंग ले रहे हैं, चाहे वो स्टेम की कटिंग हो चाहे वो रूट की कटिंग हो, उसकी लेंथ कितनी है ना, उसकी लंबाई कितनी है, वो लंबाई भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगी कि नया प्लांट डेवलप होगा या नहीं। दूसरा, मात्र पादप की आयु, जिस पादप से आप कटिंग ले रहे हैं, तने का टुकड़ा या जड़ का टुकड़ा, उस पादप की आयु क्या वो इमेच्योर फेज में है या वो मैच्योर फेज में है, तो वो भी मायने रखती है। और तीसरी बात, रोपाई का वातावरण, कि आप उस कटिंग को कौन से एनवायरमेंट में रोप रहे हैं, है ना, किस समय रोप रहे हैं। अगर गर्मी के सीजन में आप अगर उसको रोप रहे हैं, अगर आसपास जो है ह्यूमिडिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में नया प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ध्यान में रखें, प्रभावित करने वाले कारकों में भी यहां पर प्रवर्ध की लंबाई, मात्र पादप की आयु और तीसरा जाता है रोपाई का वातावरण। ये 3 प्रभावित करने वाले कारक। तो ये थी पहली आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात, कटिंग की। नेक्स्ट जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।